अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 MCQs कंसोलिडेशन अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कम्प्लिकेशंस। तो MCQ नंबर 1 में वो कह रहे हैं अ बार्गेन परचेज इन अ बिजनेस कम्बिनेशन इन विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू नेगेटिव फिगर। यानी जब हम कोई बिज़नेस परचेज करें और उसकी गुडविल नेगेटिव में आए तो व्हेन दिस हैपन विच ऑफ फॉलोइंग आर रिव्यूड, तो क्या रिव्यू करेंगे। जब हम कोई बिज़नेस ख़रीदें और उसकी गुडविल नेगेटिव में आए तो हम क्या रिव्यू करेंगे। तो उसमें वो कह रहा है, पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि द आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज़ अज्यूम्ड, जो एसेट्स हमने एक्वायर्ड किए और जो लायबिलिटीज़ हमने अज्यूम की, इनको हम रिव्यू करेंगे। द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी, जो हमने बिज़नेस परचेज़ किया उसके NCI को हम रिव्यू करेंगे। और तीसरे में कह रहा था कंसिडरेशन ट्रांसफ़र्ड, और जो कंसिडरेशन हमने ट्रांसफ़र की उसको रिव्यू करेंगे। तो इन तीनों में से हम किस चीज़ को रिव्यू करेंगे। तो हम जब भी कोई बिज़नेस ख़रीदते हैं तो हम इन तीनों को ही रिव्यू करते हैं गुडविल कैलकुलेट करते हुए। तो हम इन तीनों को रिव्यू करेंगे जो कि वो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है। तो पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। सेकेंड MCQ में कह रहा है हाउ शुड द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बी पोस्टेड। जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो किस तरह पोस्ट होना चाहिए। तो वो पोस्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, और ये वो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, तो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन वो होती है जो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान हो रही हो। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि कौन सी इंट्रा ग्रुप नहीं है। पहले में कह रहा था सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, तो ये पेरेंट और सब्सिडरी में के दरमियान ट्रांजैक्शन है। सेकंड में वो कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ नॉन करंट एसेट्स बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, तो इसमें भी उसने खुद बता दिया कि ये पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान है। थर्ड में वो कह रहा था पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय सब्सिडरी, तो जब सब्सिडरी डिविडेंड पे करेगी तो वो उनको पे करेगी जिन्होंने उसके शेयर ख़रीदे होंगे, और पेरेंट वो होती है कंपनी जिसने सब्सिडरी के शेयर्स ख़रीदे होते हैं। तो इस वजह से सब्सिडरी जब डिविडेंड पे करेगी तो पेरेंट को भी डिविडेंड पे करेगी, इस वजह से ये भी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन हो जाएगी वाइल डूइंग कंसोलिडेशन। और लास्ट पे वो कह रहा था पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट, तो जब पेरेंट डिविडेंड पे करेगा तो उसने सब्सिडी को पे नहीं करना, उसने अपने शेयर होल्डर्स को करना है, इस वजह से ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो थर्ड का डी हो जाएगा। फोर्थ में वो कह रहा है व्हाट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट व्हेन गुडविल इज़ बीइंग मेजर्ड एट एक्विजिशन। तो जब हम एक्विजिशन कर रहे होते हैं और उस पर जो भी कॉस्ट आती है वो किसने रिकॉर्ड करनी होती है, वो पेरेंट ने रिकॉर्ड करनी होती है। जिसने एक्विजिशन की, जाहिर सी बात है वो ही उसको पे करेगा और वो ही रिकॉर्ड करेगा। तो चार्ज एज एन एक्सपेंस ऑफ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, तो पेरेंट एंटिटी इसको चार्ज करेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में वो कह रहा है कि HL acquired 80% of equity shares of Faris Limited on Yakam July 2014, paying rupees 300 for each shares acquired. This represented a premium of 20% over market price of Faris Limited shares at that date. Faris Limited equity at 31 March 2015 comprised, आगे उसने बता दिया, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। आगे कह रहा था ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अक्वायर्ड टू FL नेट एसेट्स ऑन कंसोलिडेशन वाज ₹20 million इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इट्स लैंड। HL पॉलिसी इज टू वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सारी बातें वो बताई जा रहा है। और रिक्वायरमेंट आगे देखते हैं, वो पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI ऑफ फारिस लिमिटेड in consolidation statement of financial position of HL as at 31 March 2015। कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे पेरेंट और NCI का।
उसने सबसे ऊपर बताया कि HL एक्वायर्ड 80%, 80% पेरेंट के पास है, बाकी 20% NCI के पास है। ठीक है। शेयर कैपिटल उसने बताया 100 मिलियन, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। आगे रिटेन अर्निंग उसने बता दिया 80, और 31 मार्च तक उसका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग उसने बताया 1 अप्रैल का। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 का, और उसके बाद मार्च 2015 के ईयर में से भी 3 मंथ ऐड हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 तक का 40 है। ठीक है, और 80 है, और उसके बाद अप्रैल मई और जून 3 मंथ का नेक्स्ट ईयर से हम देखेंगे। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 40 है, जिसका 3 मंथ हम इस रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे एक्विजिशन डेट, क्योंकि एक्विजिशन डेट है 1 जुलाई 2014। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिटेन अर्निंग 90 हो जाएगा। ठीक है। इससे बाद आगे उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस भी बताया था, जो कि 20 से इंक्रीज था रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक हो गया। अब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल आ गया इसका 210, 80% इसका पेरेंट में 168, 20% इसका NCI में 42। ठीक हो गया। ठीक है, ये एक्विजिशन डेट तक हो गया। इसके आगे हम फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि पेरेंट की होगी, और उसके बाद आगे हम फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू पे वो रिकॉर्ड कर रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जाहिर है यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI के लिए उसने सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फॉर दिस पर्पस द मार्केट वैल्यू ऑफ FL शेयर एट दैट डेट कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू। तो जो मार्केट प्राइस है वही फेयर वैल्यू होगी। तो मार्केट प्राइस उसने पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है कि जो जिस वैल्यू से ज़ाहिर सी बात है HL ने ख़रीदा होगा वही मार्केट वैल्यू होगी। तो HL ने ख़रीदा है पेइंग 300 फॉर ईच शेयर एक्वायर्ड, जितने शेयर ख़रीदे 300 फॉर ईच, और दिस रिप्रेजेंट अ प्रीमियम ऑफ 20% ओवर मार्केट वैल्यू, यानी जब 300 पे किया वो मार्केट वैल्यू से 20% ज़्यादा था, 20% प्रीमियम था। तो NCI के पास शेयर्स कितने हैं? NCI के पास शेयर्स हैं 100, टोटल शेयर्स हैं शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और 100 मिलियन के 100 मिलियन डिवाइड बाय 100, 20% को हम 300 से मल्टीप्लाई करके, ये जो 300 है ये 20% ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम 120 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, ताकि वो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू पे आ जाए। तो इससे आंसर आ जाएगा 50, फेयर वैल्यू ऑफ NCI 50 हो जाएगा। ठीक है, तो जब फेयर वैल्यू ऑफ NCI ज़्यादा है तो हम इसको लेंगे एट एक्विजिशन, और इसके साथ हम ऐड कर लेंगे एक्विजिशन से लेके ईयर एंड तक की वैल्यू जो NCI में आएगी। तो रिटेन अर्निंग में हम देखते हैं इस वक्त रिटेन अर्निंग में आ रहा है 120, इस साल का प्रॉफिट है 40। इस साल के प्रॉफिट में से हमने 3 मंथ का यहाँ पे ऐड कर लिया था, बाकी 9 मंथ का हम अब कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ का इस दफ़ा एक्विजिशन से लेके ईयर एंड पे आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 20% NCI का, तो ये आ गया 6, तो 50 + 6 = 56। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI हो जाएगी 56 मिलियन। ठीक हो गया, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर C। आगे MCQ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 6 में पूछ रहा है कि IFRS स्टैंडर्ड्स रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू व्हेन रिकॉर्डिंग एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी।
ठीक है। विच टू ऑफ फॉलोइंग कमेंट्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी आर करेक्ट। नीचे दोनों में से कौन से नीचे चार में से कौन से दो करेक्ट हैं। पहले में वो कह रहा है द यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड अ सब्सिडरीज एक्वायर्ड एसिड डज नॉट कंप्लाई विद हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं उसने यूज़ करनी होती, ठीक है, उसने फेयर वैल्यू यूज़ करनी होती है सब्सिडी एक्विजिशन की, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। बी में वो कह रहा था यूज़ ऑफ फेयर वैल्यूज़ टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ प्लांट always increases consolidation post acquisition depreciation charges compared to corresponding charge in subsidiaries on financial statements। तो ये नहीं है, ठीक है, इसमें क्योंकि वो कह रहा है कि यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड एक्विजिशन इंक्रीज कंसोलिडेटेड पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन चार्जेस। तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ नहीं करती, डेप्रिसिएशन तो उसी तरह जैसे पहले चार्ज हो रही थी वैसे ही चार्ज होती रहेगी। और सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का फेयर वैल्यू सिर्फ जो पेरेंट है वो कैलकुलेट करेगा और वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको फेयर वैल्यू पे सब्सिडी को रिकॉर्ड करेगा। सी में वो कह रहा है कैश कंसिडरेशन पेबल 1 ईयर आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन नीड्स टू बी डिस्काउंटेड टू रिफ्लेक्ट इट्स फेयर वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हमने 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी हमने कैश इन फ्यूचर पे करना है तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में ले आएंगे डिस्काउंट करके, ताकि उसको भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकें। डी में वो कह रहा है कि व्हेन एक्वायरिंग अ सब्सिडी द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड। तो जारी सी बात है लाइबिलिटीज़ और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें सी और डी ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी गलत है। तो 6 का हो जाएगा सी प्लस डी, ठीक हो गया। आगे 7 में वो कह रहा है WL हैज़ 80% subsidiary Irfan Limited। WL sold inventory to Irfan Limited for 21.6 million rupees, making a markup of 20% on cost. The goods are still held by Irfan Limited at year end. If WL has inventory balance of 162 and Irfan Limited has rupees 108 million, what will be inventory figure in consolidated statement of financial position। तो वो कह रहा है उसने इन्वेंट्री बेची है WL ने IL को, जो कि IL इरफान लिमिटेड WL की सब्सिडरी है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए इसको क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है तो उसको हम कैंसिल करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, क्योंकि अभी ये जो इन्वेंट्री है बिकी नहीं, इस वजह से ये कॉस्ट पे हम ले आएंगे। सेल वैल्यू WL की सेल वैल्यू पे आ रही होगी, जो WL की सेल वैल्यू है इस इन्वेंट्री के लिए वो इरफान लिमिटेड यानी IL की परचेज़ वैल्यू होगी। तो IL ने उसको अपनी परचेज़ वैल्यू यानी कॉस्ट में रिकॉर्ड किया होगा, तो इसको हम WL की कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री थी 21.6 मिलियन की, जो कि मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट पे सेल हो रही है, तो इस वजह से 120 मल्टीप्लाई बाय हम डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितने से इंक्रीज़ आया होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्लस ये उसने बेचा है WL ने, ठीक है। अब दोनों के इन्वेंट्री में से इसको हम माइनस कर देंगे सिंपली। WL की इन्वेंट्री है 162, इरफान लिमिटेड की इन्वेंट्री है 108, और ये जो इंक्रीज़ इन्वेंट्री में उसने रिकॉर्ड किया हुआ है 3.6, ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 266.4 मिलियन। तो ये ऑप्शन नंबर बी 7 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 8 में वो कह रहे हैं अलियान लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ शाइक लिमिटेड। एट द ईयर एंड अलियान लिमिटेड हैज़ करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 75 मिलियन, बट शाइक लिमिटेड हैज़ करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ ओनली ₹60 मिलियन, ठीक हो गया। अलियान लिमिटेड का डेबिट बैलेंस 75 मिलियन है और शाइक लिमिटेड का 60 मिलियन है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आगे कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग 2 रीजंस माइट एक्सप्लेन द डिफरेंस। दोनों में से कौन सी
स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर सकती है, इस रीज़न को, यानी इन दोनों में से कौन सी वजह हो सकती है इनके डिफरेंस की, जो 15 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह क्या हो सकती है। शाइक लिमिटेड हैज़ पोस्टेड अ चेक फॉर 15 मिलियन टू एलियान लिमिटेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर। जब शाइक लिमिटेड 15 मिलियन का चेक लास्ट डे पे करेगा पोस्ट, तो वो इन ट्रांजिट हो सकता है। अगर वो इन ट्रांजिट होगा तो फिर वो एलियान लिमिटेड को मिला नहीं होगा, और अगर एलियान लिमिटेड को मिला नहीं होगा तो वो 75 मिलियन ही रहने देगा डेबिट बैलेंस, उसको 15 मिलियन क्रेडिट नहीं करेगा और वो 60 नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरे में वो, तो ये ऑप्शन ठीक है, ये रीज़न हो सकती है। सेकंड में वो कह रहा है एलियान लिमिटेड हैज़ डिस्पैच्ड ₹15 मिलियन ऑफ इन्वेंट्री टू शाइक लिमिटेड ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर। वो कह रहा है कि अब एलियान लिमिटेड ने 15 मिलियन की इन्वेंट्री डिस्पैच की है लास्ट डे पे। अगर लास्ट डे पे डिस्पैच किया तो ये हो सकता है कि वो अभी पहुंची ना हो शाइक लिमिटेड के पास, तो जब तक शाइक लिमिटेड के पास पहुंचेगी नहीं तो वो कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से फिर 15 मिलियन का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दोनों ही रीज़न हो सकती हैं, पहली रीज़न भी हो सकती है और दूसरी रीज़न भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है बोथ में भी रीज़न, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, 8 का ए। 9 में वो कह रहा है अ होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू इट्स होली ओन सब्सिडरी फॉर ₹18 मिलियन। 18 मिलियन की उसने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को चीज़ें बेची हैं, रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्लस 20%। एट द ईयर एंड 2/3 ऑफ गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक। तो 2/3 स्टॉक में, तो इस 2/3 को हम कॉस्ट ऑफ सेलिंग कंपनी यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी में ले आएंगे, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, जो क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। उसने आगे पूछ लिया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्री इज। जब तक कंसोलिडेटेड या इंट्रा ग्रुप दोनों में से किसी एक के पास भी होगी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन की चीज़ें, उसको हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। तो 18 मिलियन की चीज़ें थी, 18 मिलियन की इन्वेंट्री थी, जिसका 2/3 पार्ट अभी सेल नहीं हुआ, 2/3 पार्ट स्टिल स्टॉक पे है, तो 2/3 पार्ट को हम कॉस्ट पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसने आगे कहा हुआ है कि 20% कॉस्ट प्लस 20% पे वो उसको रिकॉर्ड बेचता है, तो इस वजह से हम 20% माइनस करना है, 20% को हमने ख़त्म करना है। 20% हम ख़त्म करने के लिए इसको 20/120 कर लेंगे, 20% आ जाएगा, जो कि हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि हमें माइनस करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये MCQ नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 में वो कह रहा है ABC लिमिटेड बायज गुड्स फ्रॉम इट्स 75% ऑन सब्सिडरी XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड अर्न्स अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन सच ट्रांजैक्शंस at group's year end 30 June 2011. ABC लिमिटेड हैड नॉट येट टेकन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अभी तक ABC लिमिटेड ने जो चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी डिलीवरी नहीं ली। एट सेल वैल्यू ऑफ 10% विच वर डिस्पैच बाय XYZ लिमिटेड ऑन 29 जून 2011। तो 29 जून को XYZ ने डिस्पैच कर दिया था, लेकिन अभी तक वो ABC लिमिटेड के पास नहीं पहुंची। तो व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ABC लिमिटेड एट 30 जून 2011। वो कह रहा है ABC लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड में इन्वेंट्री का क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो इन्वेंट्री जो उसने एक ने बेची दूसरे को ग्रुप में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, उसका जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड हम कंसीडर करेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से भी हम वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देख लेंगे जो कितना आया हुआ है, ठीक है। चीज़ें उसने बेची हैं 10 मिलियन की, ठीक है, 10 मिलियन की चीज़ें ख़रीदी हैं जिस पे 25% मार्कअप उसने चार्ज किया है। तो 10% और 10 मिलियन चीज़ें 25% मार्कअप चार्ज किया है, वो ख़त्म करने के लिए 25 और 125 10 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 125, इसका आंसर आ गया 2। तो ये 2 अनरियलाइज्ड
प्रॉफिट है जो कि हम माइनस करेंगे। टोटल 10 की थी, 10 मिलियन की इन्वेंट्री थी, -2 करेंगे तो 8 मिलियन, यानी 8 मिलियन की इन्वेंट्री कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होंगी, आनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा 8 मिलियन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में वो बताया हुआ है उसने। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमसीक्यू नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा है TL owns 80% of ordinary share capital of its subsidiary GL. At group's year end 28 February 2011, TL payable includes 3.6 million in respect of inventory sold by CL. CL receivable includes 6.7 million in respect of inventory sold to TL. ठीक है, उसने जो पेबल है TL के पास 3.6 मिलियन आ रहा है, जबकि CL के पास रिसीवेबल 6.7 मिलियन आ रहा है। तो देयर इज डिफरेंस। ठीक है, दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 days बिफोर द ईयर एंड TL सेंट अ पेमेंट ऑफ 3.1 मिलियन टू CL दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय लेटर अंटिल 2 days आफ्टर ईयर एंड। ठीक है, TL ने पेमेंट अपनी भेजी है, ठीक है, चेक के ज़रिए भेजी होगी या वैसे भी भेजी हो सकती है 3.1 मिलियन की CL को, जो कि CL ने रिकॉर्ड नहीं की। CL ने ईयर एंड के 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। तो क्या करेंगे, what is entry that should be made to remove the intergroup transaction from the group accounts apart from cancelling intergroup balances? intergroup balances तो कैंसिल करने ही करने हैं। ठीक है, इंटरग्रुप बैलेंसेस इस वजह से कैंसिल करने हैं क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको एक कंपनी अज्यूम कर रहे होते हैं, हम 2 कंपनीज अज्यूम नहीं करते। तो अगर एक ने किसी से कोई पैसे लेने हैं और दूसरे ने देने हैं तो हम उसको वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये जो इन ट्रांजिट है ये CL ने अपने अकाउंट से माइनस कर लिया होगा और TL ने भेज दिए। जब TL ने जिस दिन पेमेंट भेजी होगी उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये एज अ कैश उसने कम कर लिया होगा। ठीक है, कैश में से उसने 3.1 माइनस कर लिया होगा, लेकिन CL के पास अभी पहुंचे ही नहीं तो CL ने अभी तक ऐड नहीं किया होगा। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस हो चुका है लेकिन ऐड नहीं हुआ। अगर ये पहले ही ऐड हो चुका होता तो फिर हम दोबारा ऐड ना करते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें वो कह रहा है 3.1 मिलियन टू बी एडेड टू कैश। कैश में 3.1 मिलियन ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है, हम पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट इज़ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द प्लांट एट 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2013 को अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होगा। P Limited transferred an item of plant to S Limited on 1 January 2013 for rupees 30 million। 30 मिलियन की उसने प्लांट ट्रांसफ़र किया। द प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्ट P Limited रुपीज़ 30 मिलियन। P मिलियन को ये इसकी कॉस्ट पड़ी थी 30 मिलियन की। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2011 को, और अब उसने 1 जनवरी 2013 को ये ट्रांसफ़र किया तो वो भी किया 30 मिलियन पे। एंड हैड अ यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और यूज़फुल लाइफ उसकी थी 10 ईयर्स। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक हो गया, तो क्योंकि ये पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा वो, तो इस वजह से बेचने की वजह से जो भी डिफरेंस आया होगा ना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है डिफरेंस ये अनरियलाइज्ड, अगर डेप्रिसिएशन सॉरी ये जो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन है अगर ये कम है तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में रिकॉर्ड हुआ होगा, और अगर ये डेप्रिसिएशन अब ज़्यादा चार्ज करनी पड़ी है तो ये एज एन एक्सपेंस चार्ज हो गया होगा। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या डिफरेंस आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए। डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन जो होनी चाहिए थी दैट शुड हैव बीन, और जो कैलकुलेट हो गई। ठीक है, दैट हैज़ बीन। तो 30 मिलियन की थी प्लांट, 30 मिलियन का प्लांट था, 10
ईयर्स इसकी यूज़फुल लाइफ थी, तो इसकी पर ईयर 3 डेप्रिसिएशन हो रही है कैलकुलेट। ट्रांसफ़र उसने किया 2013 यकम जनवरी, तो 2011 और 12 2 साल यूज़ किया पहले पेरेंट ने और फिर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो जब उसने सब्सिडी के पास आई तो उसकी सब्सिडी ने जो कोस्ट रिकॉर्ड की होगी वो की होगी 30 मिलियन, क्योंकि 30 मिलियन का उसने ख़रीदा है। और उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 8 ईयर्स पे, क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स बच गई होगी। तो जब 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3.75 मिलियन। और कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 30 को 3.75 से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी 3 मिलियन चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी है 3.75 मिलियन, ठीक है। अगर तो ये ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो पेरेंट इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करता 3 मिलियन, और चूँकि 2 साल पहले भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है तो 30 - 4 करेंगे एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। और इस साल भी पेरेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करता 3 मिलियन, तो ये आ जाता 23 मिलियन। तो सो यहाँ पे आना है 6, यहाँ पे आ जाएगा 21 मिलियन, ठीक है। तो अगर तो पेरेंट इसको सेल ना करता तो इस वक्त इसकी कैरिंग अमाउंट होती 21 मिलियन। अब पेरेंट ने सेल कर दी, सब्सिडी के पास इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 30 - 3.75, क्योंकि इसने सब्सिडी ने 30 मिलियन की ख़रीदी है, तो ये 30 मिलियन पे रिकॉर्ड करेगा। और 1 साल इसने यूज़ किया, 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 26.25 मिलियन, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस होगा ना वो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। अब इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर देंगे, जब दोनों को माइनस किया तो आ गया 5.25, तो ठीक है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में उसने दिया हुआ, तो एमसीक्यू नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में वो पूछ कर रहा है, हम पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट वो कह रहा है व्हाट वाज वैल्यू ऑफ एनसीआई एट यकम जनवरी 2013। यकम जनवरी 2013 पे वो एनसीआई की वैल्यू पूछ रहे हैं। पीएल एक्वायर्ड 75% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एसएल ऑन यकम जनवरी 2011। यकम जनवरी 2011 पे एक्वायर की हुई है, पीएल ने एसएल को एक्वायर किया है। ऑन दिस डेट द नेट एसेट्स ऑफ एसएल वर 80 मिलियन। तो हम साथ ही बना लेते हैं, 75% उसने एक्वायर किया है, 75% पेरेंट में आ जाएगा, बाकी 25% एनसीआई के पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फेयर वैल्यू उसने बता दिया है नेट एसेट्स की 80, नेट एसेट्स 80 मिलियन। आगे वो कह रहा है द एनसीआई वाज कैलकुलेटेड यूजिंग फेयर वैल्यू विच वाज कैलकुलेटेड एज 40 मिलियन। एनसीआई की फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 40 मिलियन कैलकुलेट हुई है। आगे एट यकम जनवरी 2013 द नेट एसेट ऑफ स्नेक लिमिटेड वर 120 एंड गुडविल हैज़ बिन इम्पेयर्ड बाय 10 से गुडविल 10 से गुडविल की इम्पेयरमेंट हुई है। और यकम जनवरी 2013 को नेट एसेट ऑफ एसएल 120 हो गए हैं, ठीक है, 120 हो गए सिंस एक्विजिशन टिल डेट, जो कि अब की है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट यकम जनवरी 2013, ठीक है। 120 मिलियन के हो गए हैं, पहले थे 80 मिलियन के, तो 80 से माइनस करेंगे, अब तक का जो प्रॉफिट आया वो आ जाएगा 40 को हम 25% पर करेंगे तो 10, ठीक है, 10 आ जाएगा एनसीआई के अकाउंट में।
तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये यहाँ पे कर लेता हूँ, 40 + 10, इसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो कि इम्पेयरमेंट हुई है गुडविल की, गुडविल इम्पेयर्ड बाय 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन से इम्पेयरमेंट हुई होगी, जिसका 25% पोर्शन NCI पे हम रिकॉर्ड करेंगे, 25%। तो टोटल आंसर आ गया 47.5। यही उसने पूछा था कि NCI की वैल्यू क्या होगी। तो NCI की वैल्यू हो जाएगी 47.5 मिलियन। ठीक हो गया। आगे MCQ नंबर 14 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 14, इसमें पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट इज़ टोटल गुडविल एट 1 जनवरी 2013। गुडविल उसने टोटल पूछ लिया, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली गुडविल कैलकुलेट करनी है। KL acquired 60% of QL, पेरेंट आ गया जिसने 60% एक्वायर किया, तो बाकी 40% NCI के पास होगा। ऑन 1 जनवरी 2013, ठीक है, 1 जनवरी 2013 को ही उसने एक्वायर किया, जबकि शेयर कैपिटल था 100 मिलियन। When QL also had retained earning of 120, रिटेन अर्निंग आ गया 120 मिलियन से। KL पेड 50 मिलियन कैश, 50 मिलियन उसने कैश पे किया हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करें, 50 मिलियन उसने कैश में पे किया। आल्सो एग्री टू पे अ फर्दर 90 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 यानी 13 के कितने साल बाद, 1 जनवरी 2013 के, एक 2013, 2014, 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद उसने कहा है कि मैं 90 मिलियन फर्दर पे करूँगा। तो 90 मिलियन को हम डिस्काउंट कर लेंगे आज की डेट पे। इसके लिए उसने कोई डिस्काउंट रेट बताया होगा। KL आल्सो गेव द ओनर्स ऑफ QL 1 KL शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ QL परचेज। तो उसने जितने शेयर ख़रीदे, एवरी 2 शेयर पे वो 1 शेयर अपना भी उसको दे रहा है। ठीक हो गया। द फेयर वैल्यू ऑफ KL शेयर्स वर 40। जो फेयर वैल्यू ऑफ KL थी वो 40 है ऑन 1 जनवरी 2013 एंड 60 ऑन 31 दिसंबर 2013। 2013 पे उसकी फेयर वैल्यू 60 है और 2013 के स्टार्ट पे यानी 1 जनवरी 2013 के को उसकी फेयर वैल्यू 40 है। एट 31 दिसंबर 2013 KL हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 210 मिलियन एंड QL हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 110 मिलियन। KL हैड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%। तो डिस्काउंटेड उसने 10% बता दिया, ये तो हम पुट करते हैं 1.01 पावर -2, 2 साल के लिए डिस्काउंट करना है, ठीक है। इसके बाद उसने जो एज अ शेयर पेमेंट की होगी उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एज अ शेयर उसने पेमेंट कंसिडरेशन क्या पे की है, 10, ठीक है। 10 शेयर्स तकरीबन 100 शेयर कैपिटल था। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज़ 10, तो 100 डिवाइड बाई 10, 10 आ जाएगा। 10 शेयर्स, ठीक है। और इसको हम 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने इसने एक्वायर किए हैं, और इसने 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर अपना दिया है, ठीक है। और इसके शेयर की फेयर वैल्यू थी 40, जो कि उसने बता दिया 1 जनवरी 2013 को फेयर वैल्यू है 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम ये भी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1.1 आना था, 1.1, ठीक है। 10% है तो 10 डिवाइड बाई
100 करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 244.38। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें थी, दोबारा बताता हूँ। एक कैश, एक इमीडिएट कैश पे करना था, एक 2 साल बाद करना था जिसको हम डिस्काउंट कर लेंगे, और एक कंसिड्रेशन थी जो कि एज अ शेयर थी। ठीक है, तो ये हमने ये उसकी तीनों को हमने कंसिडर किया, तीनों से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 244.38। ठीक है, आगे फेयर वैल्यू ऑफ NCI लिखनी होती है, जिसको मैं रेज कर देता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ NCI ये उसने खुद बता दी है क्वेश्चन में। फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट डेट ऑफ एक्विजिशन इज़ 25 वाज 25। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको दोनों हिस्सों में करें। ये 220 टोटल है, ये 60% इसका आ जाएगा 130, 40% इसका आ जाएगा 88। ठीक है, यहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 112.38 डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 63। ठीक हो गया। अब जब इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे गुडविल पॉजिटिव में आ रही होगी, जबकि इसमें फेयर वैल्यू ऑफ NCI कम है। ठीक है, ये इस वजह से नेगेटिव में होगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे जो कि टोटल गुडविल होगा, तो वो आंसर आ जाएगा 112.38 माइनस 63 आ गया 49.38। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में 49.38 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे MC नंबर 15। MC नंबर 15 में वो कह रहा है KL एक्वायर, पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें भी MCQs ये सेम ही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि बट इज ग्रुप रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 को ग्रुप की रिटेन अर्निंग क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंस एक्विजिशन से आगे चलना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। KL acquired 60% of QL ₹100 million share capital on January 2013 when QL also had retained earning of 120, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। KL paid ₹50 million cash and agreed to pay a further $90 million on January 2015. KL also gave the owners of QL 1 KL share for each 2 shares of QL purchase। तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी सेम ही बता रहा है वो। KL मेजर्स NCI एट फेयर वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, बस रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। रिक्वायरमेंट में इस दफ़ा उसने पूछ लिया ग्रुप रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर 2013, यानी जिस दिन एक्विजिशन हुई उस साल के ईयर एंड पे वो रिटेन अर्निंग ऑफ ग्रुप पूछ रहा है। ठीक है, ग्रुप रिटेन अर्निंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसने पहले हम सिंस एक्विजिशन के बाद की रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले वाली उसने दी भी हुई है, सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। इस दिन उसने बताया कि ऊपर रिटेन अर्निंग हो गई है पैराग्राफ नंबर 2 में उसने बताया कि फिर सेकंड लाइन में एट 31 दिसंबर 2013 KL had retained earning of 210 and QL had retained earning of 110। QL की retained earning 110 है और एक्विजिशन पे retained earning थी इसकी 120। ये 10 नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसको पेरेंट में करेंगे तो 6, NCI में करेंगे 40% तो आ जाएगा 4। ठीक हो गया। और
यहाँ पे सिंस एक्विजिशन डेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पेरेंट का 6 आ गया लेकिन नेगेटिव में आया, ठीक है। लेकिन और वैसे पेरेंट का रिटेन अर्निंग उसने खुद जो बता दिया वो उसने बता दिया 210। तो 210 में से ये वैसे तो ऐड होना था लेकिन जाहिर सी बात है ये नेगेटिव में है, तो ये माइनस हो जाएगा -6 या हम प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे। वो भी माइनस ही होगा तो हम डायरेक्ट ही -6 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने एक पेमेंट करनी थी 2 साल बाद, तो उसको भी हम जो उसकी वजह से डिस्काउंटिंग होगी उसको डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि अब 1 साल गुजर गया है, ठीक है। 1 साल गुजर गया तो जो 1 साल का डिस्काउंट है वो अनवाइंड करेंगे। पेमेंट जो 2 साल बाद करनी थी, जो कंसिडरेशन थी, कैश ही पे करना था लेकिन 2 साल बाद पे करना था, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 90 मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर -2, जिसका आ गया था 74.38। 2 साल बाद का आया था इसका 1 साल 2 साल बाद, ये यानी साल के शुरू में आया था, ठीक है। ये 2 साल बाद पेमेंट होनी है, ये हमने 2 साल के लिए डिस्काउंट किया था तो ये साल के स्टार्ट पे आ गया था, ठीक है। तो अब हम इसको 1 साल बाद कर लेंगे। 1 साल बाद करने के लिए 10% से मल्टीप्लाई, इसका भी आ गया 7.4, ये भी यहाँ से -7.4, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 210 -6 -7.4 आ जाएगा 196.562 196.562। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट वो कह रहा है व्हाट अफेक्ट विल एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैव ऑन ग्रुप रिटेन अर्निंग एट 30 सितंबर 2011, ठीक है। क्वेश्चन वो कह रहा है ऑन यकम जून 2011 एल एक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ HL। 80% इक्विटी शेयर उसने ख़रीदे हैं HL के, यानी वो पेरेंट बन गई है। एट दिस डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ HL's नेट एसेट वर इक्वल टू कैरिंग अमाउंट विद एक्सेप्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन थी, बाकी कैरिंग अमाउंट के बराबर ही थी फेयर वैल्यू। दिस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.2 मिलियन बिलो इट्स फेयर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और फेयर वैल्यू कम है, कितने से? 1.2 मिलियन से। द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स की उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी है प्रॉपर्टी की, ठीक है। 1.2 मिलियन से डिफरेंस आ रहा है, 1.2 मिलियन फेयर वैल्यू कम है, 8 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है। द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है। तो ठीक है, और ये उसने ट्रांसफ़र कब लिया? एक्विजिशन हुई है 1 जून 2011 को, ठीक है। और ईयर एंड है 30 सितंबर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, चार मंथ की वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा, ठीक है। ये सब्सिडरी 4 मंथ की डेप्रिसिएशन उसने चार्ज कर ली होगी, 4/12 ये हो जाएगा। और उसके बाद 80% उसने एक्वायर किया, तो 80% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम गुडविल कैलकुलेट करते हुए या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ये एडजस्टमेंट कर लेंगे प्लांट में। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 80%, 0.04 मिलियन, ठीक है। तो इसका वैसे ही आंसर लिखना है तो रुपीज़ 0.04 मिलियन। CRE यानी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में हम इंक्रीज़ कर लेंगे 0.04 मिलियन से। अच्छा, आगे एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में वो कह रहा है कि पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय RL टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन FL। यानी जो RL ने इन्वेस्टमेंट किया FL में, उसकी टोटल कॉस्ट कंसिडरेशन क्या होगी जो उसने
ट्रांसफ़र किया। इन टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिंपल वर्ड्स क्या होगी, ठीक है। ऑन यकम अप्रैल 2017 RL acquired 116 million of FL's 145 million ordinary shares for immediate cash payment of 210 million। इमीडिएट जो कैश पेमेंट हुई है वो कितने की हुई है, 210 मिलियन से, ठीक है। एंड इशूड एट पार 10% ₹100 लोन नोट फॉर एवरी 200 शेयर्स एक्वायर्ड। तो उसने अगर 200 शेयर्स एक्वायर किए हैं, 200 शेयर्स पे 100 लोन नोट वो पे करेगा जिसकी पार है 10%। इशूड एट पार 10%, ठीक है। और एट द डेट ऑफ एक्विजिशन FL owned a recently built property that was carried at its depreciation construction cost of 62 million। अच्छा, यहाँ तक पहले हम शेयर्स जो उसने ट्रांसफ़र करने हैं उसको भी देख लेते हैं साथ कंसिडरेशन के लिए। 116 मिलियन उसने एक्वायर किए हैं, 116 मिलियन, ठीक है। 116 मिलियन एक्वायर किए हैं और एवरी 200 पे वो 100 लोन नोट इशू करेगा। तो ये 58 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 58 इस तरह पे कर रहा है वो, और 210 इस तरह पे कर रहा है। इसके अलावा कहीं पे और पेमेंट नहीं हुई। तो ये दोनों मिला के इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपली इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इन दोनों को ऐड किया तो 268 हो गया, ठीक है। आगे उसने काफ़ी चीज़ें बताई तो हुई हैं लेकिन वो अगले क्वेश्चन में रेलिवेंट होंगी, MCQ नंबर 18 में, क्योंकि सेम ही MCQs है। लेकिन यहाँ पे उसने जो पूछा है वो 268 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने क्या क्या ट्रांसफ़र किया, कैश में 210 मिलियन पे किया और एज अ शेयर उसने 58 मिलियन पे किया, ठीक है। 116 के उसने एक्वायर किए थे और एवरी 200 पे उसने 100 जो है वो लोन नोट पे कर रहा था। इस वजह से 100 और 200 भी कर लेंगे, 116 को मल्टीप्लाई तो 58 इसका आ जाएगा। तो 210 + 58 268 मिलियन इसका आंसर हो गया। आगे MCQ नंबर 18, MCQ नंबर 18 में वो कह रहा है, MCQ सेम ही है, हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं डायरेक्ट। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू ग्रुप रिटेन अर्निंग एट 31 मार्च 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से जो मूवमेंट हुई, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग में उसका क्या इफेक्ट आ रहा होगा, उसकी वजह से क्या एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। इसको बेस कर लेते हैं। एट डेट ऑफ, सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। एट डेट ऑफ एक्विजिशन FL owned a recently built property that was carried at its depreciation construction cost of 62 million। The fair value of this property at date of acquisition was 82 and it had estimated remaining life of 20 years। 20 जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। अच्छा, आगे वो गया FL also had an internally developed brand which was valued at acquisition date at 25 million with remaining useful life of 10 years। ब्रांड उसका था जो इंटरनली जनरेटेड था 25 मिलियन से, एट एक्विजिशन डेट 25 मिलियन से उसने उसको रिकॉर्ड किया और रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ, उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो है 10 ईयर्स, ठीक है। तो 25 प्रॉपर्टी जो है वो एक्विजिशन के दिन कितने की थी, डेप्रिसिएशन उसकी 62 मिलियन है और एक्विजिशन पे 82 थी। तो प्रॉपर्टी 20 मिलियन बन गई, 82 - 62, ठीक है। और जो ब्रांड है वो 25 मिलियन का है। द इन्वेंट्री ऑफ FL इंक्लूड्स गुड्स सप्लाई। आगे इन्वेंट्री है, तो प्रॉपर्टी जो है वो 20 मिलियन से और ये हुई 1 अप्रैल 2017 को एक्विजिशन है
और रिटेन अर्निंग जो उसने पूछ ली है वो पूछ ली है 31 रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट, वो उसने पूछी है 31 मार्च 2019। तो 2018 और 19 यानी 2 साल तक ये 2 साल बाद उसने ये हमसे पूछा है कि रिटेन अर्निंग में क्या आएगा। ठीक है, तो ये 20 मिलियन है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होती रहेगी। 20 ईयर्स इसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ थी, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 1 2, 2 हो गया। ठीक है, और ये ब्रांड है 25 मिलियन और इसकी यूज़फुल लाइफ उसने ख़ुद बता दी है जो कि 10 साल है। तो 25 डिवाइडेड बाई 10 2.5 हो जाएगा। 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 5। तो ये दोनों हो गए 7। ठीक है, अब 7 को हमने 80% क्योंकि इसने एक्वायर किया है तो 80% से मल्टीप्लाई करके इसका शेयर पेरेंट का निकाल देंगे। 80% आ जाएगा 5.6 मिलियन। तो 5.6 मिलियन यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे जो कि एडजस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग है। ठीक है, रिटेन अर्निंग में 5.6 मिलियन की एडजस्टमेंट हो जाएगी। आगे एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की वजह से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या आया हुआ है। तो एमसीक्यू सेम ही है, तो पहले भी हमने पढ़ा था सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में वो प्रॉपर्टी और ब्रांड की बात कर रहा है, लेकिन उससे अगले पैराग्राफ में इन्वेंट्री की बात कर रहा था जिसको हमने ऊपर इग्नोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की बात हो रही है क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री की वजह से आ रहा है। इन्वेंट्री ऑफ एफएल एट 31 मार्च 2019 इंक्लूड गुड्स सप्लाइड बाय आरएल फॉर अ सेल प्राइस ऑफ 56 मिलियन। सेल प्राइस उसकी 56 है और आरएल एड्स मार्कअप ऑफ 40% ऑन कॉस्ट टू ऑल सेल्स। तो 40% मार्कअप पे वो सेल करता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 140 ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपली 16 आ गया। तो 16 से हम माइनस कर देंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, और 16 मिलियन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। ठीक है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में, तो 16 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। आगे लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20। उसमें वो कह रहा है एसएल हैज़ 75% ऑन सब्सिडरी एंड लिमिटेड। During the year, SL sold inventory to NL for an invoiced price of 8 lakh. NL have since sold 75% of that inventory on to third party. टोटल उसने बेची थी अपनी सब्सिडरी को 8 लाख की चीज़ें, जिसमें से 75% सेल कर चुकी है वो इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज़ को, 20% उसके अकाउंट में ही होंगी। ठीक है, The sale value at markup of 25% on cost to SL. The sale was at markup of 25% on cost to SL. SL को जो सेल हो रही थी वो 25% मार्कअप पे थी, और NL इज़ द ओनली सब्सिडरी ऑफ SL, और SL की जो एक ही सब्सिडरी है वो NL है। What is the adjustment to inventory that would be included in consolidated statement of financial position of SL at year end resulting from this sale? बस वो सिंपली पूछ रहा है कि इस सेल की वजह से जो एडजस्टमेंट होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या होगी इन्वेंट्री की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, तो इस वजह से इसमें इसकी वजह से जो भी अंडरलाइज्ड प्रॉफिट आया होगा उसको हमने माइनस करना है सिंपली। ठीक है, तो इसके लिए हम जितने से ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करना है। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय जितने उसके पास इस वक्त इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो उसने बेची है वो 75% है, वो सॉरी यहाँ पे 25% उसके पास इस वक्त होगी। ठीक है, 25% इन्वेंट्री उसके पास होगी जो कि हो जाएगी 2 लाख। 2 लाख इन्वेंट्री उसके पास है और ये मार्कअप पे उसने बेची है, NL ने मार्कअप पे बेची है SL को। 25% मार्कअप है तो 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि आ गया 40,000।
तो ये इसका आंसर हो गया 40,000। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो खुदा हाफिज़।